Hello students, welcome to DPS online classes. I am Karishma Kanwar and today we will start a new topic thrust and pressure. Okay? लास्ट क्लासेस में हमने मास और वेट तक का कंप्लीट कर लिया था. अब जो है हम थ्रस्ट और प्रेशर पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ थ्रस्ट? थ्रस्ट क्या होता है बेटा? थ्रस्ट एक फोर्स है जिसको हम किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थ्रस्ट जो है वो जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होता है. मतलब वो फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं. ठीक है? इट मीन्स ये जैसे सरफेस है और फोर्स ऐसे लग रहा है इस सरफेस पे, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया. ठीक है? जैसे यहाँ पे ये सरफेस है और इस पे ऐसे जो है कील को अंदर डालने की कोशिश की जा रही है, तो फोर्स जो है ये सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाया जा रहा है. तो इस फोर्स को एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर लग रहा है, डायरेक्शन कोई भी हो सकती है लेकिन परपेंडिकुलर, जिस भी सरफेस पे फोर्स लगा रहे हो वो परपेंडिकुलर है, तो ऐसे फोर्स को हम थ्रस्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऐसे सरफेस को हम थ्रस्ट बोलेंगे. क्लियर? सो थ्रस्ट को हम कैसे बोलेंगे? द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी सरफेस इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर द सरफेस. इट मीन्स वो फोर्स जो किसी भी डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, वो फोर्स, द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी सरफेस, किसी भी सरफेस में इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर द सरफेस. मतलब किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर लग रहा है, परपेंडिकुलर ये सरफेस है, इसको हमने बोल दिया कि ये सरफेस है और इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है दैट इज थ्रस्ट. क्लियर? फोर्स समझ आया? जैसे यहाँ पे ये जो है दीवार है, दीवार पे दीवार के परपेंडिकुलर इसको पोस्टर को लगाने के लिए जो फोर्स लगाया जा रहा है वो क्या हो गया? थ्रस्ट हो गया. इज इट क्लियर? सो लाइक सिचुएशन फर्स्ट, यू विश टू फिक्स अ पोस्टर ऑन ए बुलेटिन बोर्ड. कोई बुलेटिन बोर्ड है, उस पर आपको एक पोस्टर लगाना है, एज शोन इन फिगर 10.3. टू डू दिस टास्क यू विल हैव टू प्रेस ड्राइंग पिन्स विद योर थम्स. यहाँ पे बेटा ड्राइंग पिन्स जो होते हैं ना, जो बोर्ड पिन्स होती हैं, वो आप थम से ऐसे ऐसे लगाओगे, ऐसे लगाओगे ना, ये ऐसे. सो यू अप्लाई अ फोर्स ऑन ए सरफेस एरिया ऑफ द हेड ऑफ द पिन. आप पेन जो पिन है, पिन के हेड पे ये जैसे अपना अंगूठा रख के फोर्स लगाओगे. दिस फोर्स इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर द सरफेस एरिया ऑफ द बोर्ड. सो दिस फोर्स एक्ट ऑन स्मॉलर एरिया ऑन द टिप ऑफ द पिन. एक स्मॉलर एरिया पे आपने फोर्स लगाया, ये थ्रस्ट है. ठीक है? समझ आ रहा है? सो थ्रस्ट क्या है? अब थ्रस्ट की जो ऐसा यूनिट, क्योंकि थ्रस्ट बेटा फोर्स ही होता है, थ्रस्ट क्या है? फोर्स ही है, लेकिन ये फोर्स कहाँ लग रहा है? सरफेस के परपेंडिकुलर. देखो आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स ही है, लेकिन ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? नीचे की डायरेक्शन में. फिर आपने पढ़ा वेट. वेट भी क्या है? एक तरीके का फोर्स ही है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होती है? ये. तो ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट, इट मीन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी और वेट को आप सेम ले सकते हो, दोनों सेम चीज़ कर सकते हो. वैसे ही थ्रस्ट भी क्या है? थ्रस्ट भी एक फोर्स है, लेकिन इसकी एक डायरेक्शन होती है. चाहे सरफेस ऐसे हो तो ये परपेंडिकुलर लगेगा, अगर सरफेस ऐसे है तो परपेंडिकुलर लगेगा, अगर सरफेस ऐसे है तो परपेंडिकुलर लगेगा, सरफेस ऐसे है तो परपेंडिकुलर, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, तो उसको हम बोलेंगे थ्रस्ट. इज इट क्लियर? नाउ प्रेशर. अब प्रेशर क्या होता है? तो पहले आप फोर्स को देख, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए. इसकी डेफिनेशन जो है यहाँ से है, यहाँ से द फोर्स, यहाँ से द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट. ये हो गई इसकी डेफिनेशन. इज इट क्लियर? कहाँ से हो गया? द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर द सरफेस इज कॉल्ड फोर्स एंड इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन. न्यूटन इसकी जो है एसआई यूनिट होगी. अब हम देखते हैं बेटा प्रेशर क्या होता है. व्हाट इज प्रेशर? सो एज यू नो, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब किसी यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स लगता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रेशर. इज इट क्लियर? सो द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड
प्रेशर। सो द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, द थ्रस्ट ऑन ए यूनिट एरिया। यूनिट एरिया एक पर्टिकुलर एरिया पे जो थ्रस्ट लग रहा है, जैसे बेटा ये एक एरिया है, ये जैसे सरफेस है, यहाँ ऐसे फोर्स लगा तो इस पॉइंट पे लगा, कौन से पॉइंट पे लगा, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे एक फोर्स लगा, कौन सा फोर्स, थ्रस्ट। इस पॉइंट पे एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगा, तो यहाँ ये इस यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगा है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर। इज इट क्लियर? सो प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, एंड फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर द सरफेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट अपॉन एरिया। सो वी कैन से P इज इक्वल्स टू F अपॉन A। ये हो गया फॉर्मूला। ऐसा यूनिट जो होती है इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकती है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसकी जो ऐसा यूनिट एक्चुअल जो होती है वो होती है पास्कल। प्रेशर की एक्चुअल ऐसा यूनिट क्या होती है, पास्कल, और हम इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, पास्कल को डिनोट किससे किया जाता है, PA से। इट इज़ डिनोटेड बाय PA। ठीक है, पास्कल। सो इतना समझ आया क्या है ये जो प्रेशर है और थ्रस्ट है एक्चुअल में होते क्या हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल को हम पढ़ते हैं। ओके, a block of wood is kept on a tabletop. The mass of wooden blocks is 5 kg and its dimensions are 40 cm into 20 cm into 10 cm. Find the pressure exerted by the wooden block on the tabletop if it is made to lie on the tabletop with its sides of dimension 20 into 10 into 20 into 10 cm and B is 40 into 20 cm. यहाँ से जो है बेटा आपको सबसे पहले इसमें थ्रस्ट निकालना पड़ेगा, देन आफ्टर आप प्रेशर निकाल सकते हैं कि इसमें आपको प्रेशर निकालना है। ठीक है, सो मास आपको दे रखा है 5 kg, डायमेंशंस आपको दे रखी हैं 40 इंटू 20 इंटू 10 सेंटीमीटर। आपको थ्रस्ट निकालना है। थ्रस्ट क्या होता है बेटा, फोर्स होता है। हमने थ्रस्ट को क्या पढ़ा है, फोर्स ही पढ़ा है। फोर्स जो एक पर्टिकुलर परपेंडिकुलर लगता है सरफेस के, तो उसको हम थ्रस्ट बोल देते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, M इंटू जी होता है ना। फोर्स का फॉर्मूला M इंटू A भी होता है, लेकिन A यहाँ पे क्या है, जब चीज़ नॉर्मल मोशन कर रही है, यहाँ क्या है, कोई चीज़ मोशन तो कर नहीं रही है, तो हम A की जगह पे G भी ले सकते हैं, क्योंकि G की वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, अभी कोई मोशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ प्रेशर फोर्स लगाया जा रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ काम कर सकता है। सो हम फोर्स का फॉर्मूला लेंगे यहाँ पे, थ्रस्ट का फॉर्मूला M इंटू जी। M कितना है आपका 5 kg है, और G आपका होता है 9.8, तो ये आ गया 49 न्यूटन। तो थ्रस्ट का आ गया 49 न्यूटन। अब आपको एरिया निकालना है, तो फर्स्ट केस में आपको एरिया कितना लेना है, 20 इंटू 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट केस में डायमेंशंस आपको 20 इंटू 10 सेंटीमीटर लेनी है, मतलब ये वाली लेनी है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ 20, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 200 सेंटीमीटर। क्योंकि जो प्रेशर है वो मीटर स्क्वायर में निकलता है, यहाँ दिया था न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो आपको सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो जब हम इसको 200 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02 मीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया आ जाएगा। तो आपके पास थ्रस्ट भी निकल चुका है और एरिया भी निकल चुका है। अब आप प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट कितना है 49, एरिया कितना है 0.02, पॉइंट हटाया, ऊपर 100 चले गए, भाई पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है ना, तो ऊपर 100 काट दीजिए इनको, ये आ गया। 5 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना है, यस ये सही निकला है, 450 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट केस का, ए केस का। अब सेकंड केस में आपको एरिया चेंज करना है, तो थ्रस्ट तो उतना ही रहेगा, एरिया चेंज करना है। तो अब आपको डायमेंशंस कितनी लेनी है, 40 इंटू 20। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 40 इंटू 20 800,
इसको जब हमने मीटर में चेंज किया तो 0.08, प्रेशर के फॉर्मूला में अप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया आंसर। ठीक है, सो इसमें क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइड 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इज दिस 2450 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड बाय द साइड 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इज 612.5 मीटर मीटर स्क्वायर। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको ये इतना बड़ा दिख रहा है, बड़ा इसमें कुछ भी नहीं है, सिचुएशंस जो दी हैं उनके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, प्रेशर निकालने के लिए आपके पास थ्रस्ट होना चाहिए, तो आपके पास ये दोनों चीज़ें होंगी तभी आप प्रेशर निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ प्रेशर इन फ्लूइड्स, इन लिक्विड्स या फ्लूइड्स में बेटा गैसेज और लिक्विड्स दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी लिक्विड और गैसेज हैं वो सब फ्लूइड होते हैं। ऑल लिक्विड्स एंड गैसेज आर फ्लूइड, देखो ऑल लिक्विड्स एंड गैसेज आर फ्लूइड। ओके, a solid exert pressure on the surface due to its weight. Similarly, fluids have weight and they also exert pressure on the base and walls of the container in which they are enclosed. It means बेटा जो fluids हैं जिसमें भी डाला है सिर्फ solid ही pressure नहीं लगाते, लिक्विड और गैसेस भी कंटेनर, जिस भी कंटेनर में आपने इनको डाला है वहाँ ये प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, और जनरली ये ऑल डायरेक्शन में अपना जो है प्रेशर लगाते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे बियोंसी जो है, बियोंसी लॉ जो फिनोमिनन है बियोंसी, ये क्या होती है कि जब बेटा ये एक्चुअल में एक फिनोमिना है कि जब हम किसी भी फ्लूइड किसी भी बॉडी को किसी फ्लूइड में डुबोने की कोशिश करते हैं तो फ्लूइड आप क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को पानी के अंदर डाल रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, लेकिन पानी क्या कर रहा है, उस चीज़ को वापस ऊपर की तरफ धकेल रहा है। आपने जैसे मान लीजिए ये वाटर है, आपने अंदर की तरफ कोई सिक्का डाला, चलो सिक्का छोड़ दीजिए, आप जैसे कोई जग डाल रहे हैं, आप अंदर की तरफ जग को डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी आपने खुद फील भी किया होगा, ये पानी वापस इसको ऊपर की तरफ धकेलना चाह रहा है। ठीक है, आप ये घर पे एक्टिविटी कर भी सकते हैं कि जो जिस मग से आप नहाते हैं उसका आगे का जो खुला हिस्सा होता है वो नहीं, पीछे के हिस्से से आप इसको पानी में डालने की कोशिश करें। आप खुद फील करेंगे जो पीछे का जो बंद हिस्सा होता है ना, जिससे जो मग नहाने का मग होता है, पीछे का जो हिस्सा होता है जो बंद होता है ना, उससे आप उसको उस हिस्से से पानी में डुबाने की कोशिश कीजिए। आप फील करेंगे कि पानी ऊपर की तरफ अब थ्रस्ट फोर्स लगा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, इसको बुयांट फोर्स बोलते हैं और इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं बुयांसी। ठीक है, समझ आ गया? दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड बुयांसी। अब बेटा फिर चीज़ें अगर लिक्विड ऊपर की तरफ खुद फोर्स लगाता है तो किस केस में जो आपने जो चीज़ डाली है वो पानी में डूबेगी, किस केस में वो नहीं डूबेगी, ऊपर ही तैरेगी, किस केस में दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, इसके लिए कंडीशंस क्या हैं कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स, इफ़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ग्रेटर देन द बुयांट फोर्स, तो जो बॉडी है वो पानी में डूबेगी। इट मीन्स जैसे ये पानी है, ये बेटे पानी है, कोई बॉडी है इसमें डूबने जा रही है। ठीक है, तो जब ये बॉडी इसके अंदर डूबेगी तो इस पर ऑफकोर्स कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तभी ये उसके अंदर डूबेगी, डूबने के लिए जा रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर चीज़ पे लगता है। अगर ये और जब आप इस चीज़ को पानी में डुबाएंगे तो एक बुयांट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। अब ये चीज़ पानी में डूबेगी या तैरेगी, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस फोर्स ऑफ बुयांट से ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है इससे, तो चीज़ पानी में डूबेगी। और ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, कैसा है, लेस, और ये वाला फोर्स ऊपर वाला, पानी ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाता है ये ज़्यादा है, तो चीज़ पानी के ऊपर तैरेगी। ठीक है, और अगर दोनों बराबर हैं तो पानी के साथ साथ जो है बॉडी विल फ्लोट अलोंग द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब पानी के साथ में फ्लोट करेगी। ठीक है, समझ आ रहा है? तो कैसे समझेंगे इसको, दोबारा देख लेते हैं कि किस किस केस में जो है चीज़ें डूबेंगी। ये मान लीजिए फोर्स ऑफ जो है बुयांट फोर्स है,
और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम W से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर ये ज़्यादा है तो चीज़ सिंक हो जाएगी, सिंक का मतलब डूब जाएगी। दिस इज़ फर्स्ट केस, ओके। अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस, अगर बुयांट फोर्स ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है, तो चीज़ फ्लोट करेगी, मतलब तैरेगी, क्योंकि ये सफल हो गया चीज़ को ऊपर धकेलने में, अपने अंदर नहीं डूबने दे रहा। ये ज़्यादा है तो ये नहीं डूबने दे रहा, चीज़ फ्लोट करेगी। और अगर ये दोनों बराबर है तो पानी के अलोंग जो है चीज़ फ्लोट करेगी। इज इट क्लियर? अब हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल पढ़ेंगे? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है बेटा, द आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है, इसको हम लॉ ऑफ बुयांसी भी बोलते हैं, लॉ ऑफ बुयांसी, क्योंकि इन्होंने ही बुयांट फोर्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो लॉ ऑफ बुयांसी भी बोलते हैं इसको। जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ये जो, या फिर ये जो लॉ ऑफ बुयांसी जो है, ये आर्किमिडीज नाम के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने बताया था। ये लॉ क्या बोलता है? व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुली, यहाँ से यहाँ तक, when a body is immersed fully or partially in a fluid, it experience an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ को पानी के अंदर डुबाने की कोशिश करते हैं तो या तो वो चीज़ पूरी डूब जाती है या वो चीज़ आधी डूबती है। तो जब वो चीज़ डूबने की कोशिश कर रही होती है तो उसके ऊपर एक ऐसा फोर्स लगता है जो ऊपर की तरफ उसको धकेलता है, और ये फोर्स किसके बराबर होता है? जितना पानी उसने, भाई जैसे आप मग है, मग को पानी में डुबाएंगे तो मग पानी के अंदर जाने के लिए कुछ तो पानी हटाएगा, साइड में करेगा अंदर जाने के लिए। तो जितना पानी उसने साइड में, वो जितना पानी साइड में करेगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। ये लॉ बताता है, क्या बोलता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पार्शली या फुली डुबोते हैं किसी भी फ्लूइड में, इट एक्सपीरियंस ए बुयांट फोर्स विच इज इक्वल टू द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, ओके। सो दिस इज बुयांट फोर्स, ओके। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये आती हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की कौन कौन से जो है प्रिंसिपल्स हैं? इट इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन। जो शिप और सबमरीन है, क्योंकि वो पानी के ऊपर तैरती हैं। क्यों तैरती हैं? क्योंकि बुयांट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है तो तैरती हैं। तो ये प्रिंसिपल जब हम शिप वगैरह बनाते हैं तो उसके डिज़ाइनिंग में काम आता है। लैक्टोमीटर बनाने के काम आता है, जिससे दूध जो है डिटरमाइन किया जाता है, प्योरिटी डिटरमाइन की जाती है दूध की। हाइड्रोमीटर पानी जो है उसकी डेंसिटी या को नापने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सब इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है? डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर जो लिक्विड है उसके सामने कोई भी सॉलिड डूबेगा या तैरेगा, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको हम रिलेटिव डेंसिटी की, किसी भी वाटर की डेंसिटी में पर्टिकुलर सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी है, ठीक है। भाई डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। अब हम रिलेटिव, इसी से पहले हम रिलेटिव डेंसिटीज निकालते हैं, पहले हम डेंसिटी निकालते हैं देन रिलेटिव डेंसिटी निकलेगी। तो रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकलती है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे दिया आपको कि सिल्वर है, सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी इतनी है, वाटर की डेंसिटी इतनी है। सो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन एसआई यूनिट? तो देखो फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सिल्वर आपको निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी आपको दे रखी है, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। ये ऑल ओवर चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मे बी शायद ये 11 नंबर का चैप्टर है। आप इसको अच्छे से जो है प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।